Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का अपना लेक्चर लैग्रांज ब्रैकेट। इस लेक्चर में हम लैग्रांज ब्रैकेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हमने अपने लेक्चर नंबर 57 में पॉइसन्स ब्रैकेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी किया था। पॉइसन्स ब्रैकेट का यूज़ जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, उसी प्रकार लैग्रांज ब्रैकेट्स का भी यूज़ जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। लैग्रांज ब्रैकेट जो होता है ये पॉइसन्स ब्रैकेट का जस्ट ऑपोजिट होता है। ये कैसे होता है इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लैग्रांज ब्रैकेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। Let u and v be any two arbitrary functions of a set of canonical variables q1 q2 up to qn, p1 p2 up to pn. That means u which is a function of q and p and v which is a function of q and p, then Lagrange bracket of u and v is denoted by this and defined as. तो Lagrange bracket क्या होता है कि यदि मैं एक 2n डायमेंशनल फेस स्पेस जो है कंसिडर करूँ। 2n डायमेंशनल फेस स्पेस कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो कन्फिग्रेशन स्पेस होता है ये जो है दो कोऑर्डिनेट्स पर ही जो है डिपेंड करता है। एक होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और दूसरा होता है जनरलाइज्ड मोमेंट। ठीक है, तो यदि इस 2n डायमेंशनल फेस स्पेस में मैं क्या करूँ, दो आर्बिट्रेरी फंक्शंस ऑफ अ सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा ठीक है होते हैं, इनके लिए जो है फेस स्पेस में मैं क्या करूं, दो पैरामीटर जो है कंसीडर करूं। मतलब दो पॉइंट इस तरह मैं क्या करूं, ये और भी जो है कंसीडर करूं किसी फेस स्पेस में। ठीक है, यू जो किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा का, और वी ये भी किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा का। तो इसका जो लैग्रांज ब्रैकेट होता है ठीक है वो जो है कुछ इस तरह से जो है ठीक है डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फेस स्पेस में जो हम ठीक है दो पैरामीटर यूज़ करते हैं यू और वी, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कोई सिस्टम यदि फेस स्पेस में जो है ठीक है मोशन करेगा ठीक है, या फिर उसका कोई भी जो है स्टेट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट का जो है हम सरफेस को जो है मेज़र कर सकते हैं और या फिर उसका जो है वॉल्यूम को भी जो है मेज़र कर सकते हैं इन दो पैरामीटर्स के द्वारा। तो देखिए ये जो लैग्रांज ब्रैकेट होता है ठीक है ये कहाँ से आया है इसको हम देख लेते हैं कि हमने अपने लेक्चर नंबर 57 में पॉइसन ब्रैकेट जो है देखा था जो इस तरह से था। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 57 में हमने पॉइसन ब्रैकेट देखा था जो कुछ इस तरह से था। इसका यूज़ भी जो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो जनरेटिंग फंक्शन यूज़ होता है इसके द्वारा पॉइसन ब्रैकेट ठीक है निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा जो है पॉइसन ब्रैकेट होता है और ये हमारा क्या होता है लैग्रांज ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो पॉइसन ब्रैकेट जो है इस तरह के ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है पॉइसन ब्रैकेट में, और लैग्रांज ब्रैकेट में जो है ये सर्पिलाकार वाला जो है ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें यू और वी जो दो पैरामीटर होते हैं फेस स्पेस में वो क्या होते हैं, ये क्यू और पी के जो है फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए समीशन जे ये सेम ही लिखा है हमने। ठीक है, इस बहुत सी जगह पर समीशन आई समीशन जे समीशन के लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है। ठीक है, क्यू आई क्यू जे क्यू के आपको देखने को मिलता है, कई बार हम कंसिडर करते हैं। तो इसको हम अपने आने वाले लेक्चर ठीक है उसमें देखेंगे कि लैग्रांज का ब्रैकेट जो होता है ठीक है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो है क्या होता है इनवेरिएंट होता है। उसमें हम देखेंगे कि ये समीशन आई समीशन जे समीशन के का जो है मतलब इस तरह से अलग अलग हम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने पॉइसन ब्रैकेट में हमने इस तरह से कुछ निकाला था कर्ली अपॉन कर्ली क्यू जे, तो जस्ट इसको हम उल्टा कर दें। ठीक है, कर्ली क्यू जे को ऊपर ले जाएं, कर्ली यू को नीचे ले आएँ, ये कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू इनटू ये कर्ली पी जे ऊपर चला जाएगा, कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी माइनस का माइनस, ये फिर से ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है लैग्रांज ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है पॉइसन ब्रैकेट का जस्ट उल्टा है।
इसका यूज़ भी क्या किया जाता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी जो है देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, द लैग्रांज ब्रैकेट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। लैग्रांज ब्रैकेट भी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को जो है ओबे नहीं करता है। मतलब यदि मैं यू और वी का लैग्रांज ब्रैकेट लूँ तो और इसका जो ये क्रम है, ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ, इसको वी और यू लिख दूँ, तो मुझे फिर से क्या नहीं मिलता, यू और वी जो है सेम फॉर्म में नहीं मिलते हैं, मतलब ये निगेटिव मिलता है। तो यदि ये निगेटिव ना मिले तब ये क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन ये क्या करता है, हमें जो है यू और वी का जब हम लैग्रांज से ब्रैकेट निकालते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें निगेटिव मिलता है। ठीक है, इसका क्रिया जो है ओबे नहीं करता है। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये इस तरह से होता है, देखिए यू और वी का यदि मैं लैग्रांज ब्रैकेट लूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना क्यू और पी, ये हमारे पास लैग्रांज ब्रैकेट का फॉर्मूला ये होता है। तो ये मैं लिख दिया इस तरह से, सेम ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मेरा टर्म है इसको मैं यहाँ सामने, मतलब कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, यू वी है उसको मैं वी यू करूँगा। ठीक है, क्रम को इनका चेंज करूँगा। तो यदि मुझे जो रिजल्ट है सेम आए तो ये कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें हमें निगेटिव मिलता है। इसका आइडिया जो है क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रखूँगा, ये कर्ली पी जे अपॉन कर्ली यू इंटू कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी। अब ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हमने कॉमन निकाला है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो ये वाला टर्म जो है मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए फिर से, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली वी इंटू कर्ली पी जे अपॉन कर्ली यू, माइनस इसको भी मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ली पी जे अपॉन कर्ली वी इंटू कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू। अब देखिए इसका लैग्रांज ब्रैकेट यदि मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यू क्यू जे अपॉन यू है, ये कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली यू है तो यू पहले में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू जे अपॉन वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव का निगेटिव हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि लैग्रांज का ब्रैकेट जो होता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ओबे नहीं करता है, इसका वैल्यू हमें निगेटिव मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है, जब दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का लैग्रांज ब्रैकेट लिया जाता है तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। हमने क्या किया है, यहाँ पर दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिया है क्यू आई क्यू जे। अब ये आई और जे टर्म जो है क्या डिनोट कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्यू आई जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लो आई का वैल्यू क्या है, 20 है, कोई सिस्टम है। ठीक है, अब उसका जो स्टेट है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है क्यू आई का वैल्यू 20 लिया हूँ, मतलब 20 जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से हम क्या कर पाते हैं, उस सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको पूरी तरह से जो है हम क्या कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। तो अब उस 20 में से मैं क्या करता हूँ, यदि उन पर जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई कर दूँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है और उसका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है क्यू आई है, आई इक्वल टू 20, जिसमें से यदि मैं कह दूँ कि उनमें से जो आई का जो 15 वैल्यू है, ठीक है, 15 वैल्यू है वो जो है टाइम डिपेंडेंट है और बाकी 5 वैल्यू जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। ये मैंने उस पर क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई कर दिया। मतलब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं उनमें से 15 जो है क्या है, टाइम डिपेंडेंट है और जो 5 बचे वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जो टाइम डिपेंडेंट है उनको मैं क्या कर दूंगा, क्यू जे से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई क्या है, जे क्या है और हम के भी लेते हैं। तो देखिए 15 जो है वहाँ आई का वैल्यू टोटल क्या था, 20 था। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है कि उनमें से 15 जो है क्या करता है, टाइम डिपेंडेंट है। ये हमने कंस्ट्रेंट्स जो है उस पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो वो जो टाइम डिपेंडेंट हुआ उसको मैंने क्यू जे मान लिया और बाकी जो बचा 5 और बचेगा। ठीक है, जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा उसको मैं क्या कर दूंगा,
क्यू के से डिनोट कर दूंगा। तो इस तरह से क्या है, ये जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही हैं, लेकिन उन पर जब अलग अलग कंडीशन में कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई किए जाते हैं या फिर उनमें क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन जो है उनके स्टेट में लगाया जाता है, तो इसको हम क्यू आई क्यू जे क्यू के इस तरह से जो है डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं क्यू आई क्यू जे। अब यदि यहाँ पर मैं समीशन के लूँ, यहाँ पर देखिए ये जो क्यू आई और क्यू जे है ये क्या है, पैरामीटर की जगह पर है। मतलब जो हमारा पैरामीटर है उसकी जगह पर हमने क्या लिया है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है। मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का लैग्रांज ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। तो इस पैरामीटर की जगह पर मैं पी आई पी जे या फिर कुछ और भी क्वांटिटी ले सकता हूँ जिसका हमें लैग्रांज ब्रैकेट निकालना है। तो ये क्यू आई और क्यू जे जो मेरा पैरामीटर है, ठीक है, तो इनका जब मैं लैग्रांज ब्रैकेट निकालूंगा तो जिसके लिए निकालूंगा वो किसके लिए है, वो जो है मतलब हमारे पास क्या है, लैग्रांज के ब्रैकेट में u और v के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ये कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली u लिखा था हमने, तो यहाँ पर और कर्ली p अपॉन कर्ली v लिखा था। तो यहाँ पर पैरामीटर की जगह पर क्या है, मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ये वाला क्यू आई क्यू जे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई की जो मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है क्यू के, ठीक है, उसमें ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई है उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस को बता रहा है, ठीक है। मतलब पैरामीटर इसको आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, मेरा पैरामीटर है। पैरामीटर मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई इनटू कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू जी, ये इसका जो है लैग्रांज ब्रैकेट में लिख दिया है। ये कर्ली क्यू के कर्ली पी के सेम, और ये यू और वी की जगह पर मैं क्या लिखा हूँ, कर्ली क्यू आई कर्ली क्यू जे, मतलब क्यू आई क्यू जे लिखा हूँ यू और वी की जगह पर। माइनस उसी तरह से क्या हो जाएगा, फिर से कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू जे इनटू कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू आई, ये जो है जस्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने पैरामीटर के जगह पर लिया है यू और वी के जगह पर, ठीक है। और ये क्यू के क्या है, ये जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, और पी के क्या है, जनरलाइज्ड मोमेंटा है, ठीक है। इसके जगह पर ये तो सेम रहेगा, ये हमारा जो पैरामीटर है ये चेंज हो सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में क्या कहा गया है, सिंस क्यूज एंड पीस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनमें क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू जे, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जनरलाइज्ड मोमेंटा में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें उनके रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ चेंज होगा ही नहीं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं इसलिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 और ये 0, मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरा जो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो लैग्रांज ब्रैकेट है वो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, जनरलाइज्ड मोमेंटा का लैग्रांज ब्रैकेट निकालूंगा। अब देखिए हमने पैरामीटर के जगह पर क्या किया है, पी आई पी जे लिखा है, मतलब हमारा पैरामीटर क्या बन गया, अब जनरलाइज्ड मोमेंटा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरलाइज्ड मोमेंटा का फिर से क्या करूँगा, ये नीचे पी आई पी जे हो जाएगा, लैग्रांज के ब्रैकेट में हम रख देंगे, और ये क्यू के पी के सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस कारण हमने यहाँ पर समीशन के लिखा है, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटा जो सिस्टम है वो इन्हीं कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है, क्यू के और पी के से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आई पी जे पैरामीटर है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए फिर से हमने देखा कि क्यू और पी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी आई, ये फिर से 0 हो जाएगा। मतलब क्यू के में पी आई के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। कर्ली क्या बताता है, चेंजेस को बताता है, तो कुछ चेंजेस होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से ये कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी जे, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू के में पी जे के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। तो ये 0, तो ये 0
ये 0 और ये 0, तो ये पूरा टर्म 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, पी आई और पी जे का जो लैग्रांज ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं, अब हम चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि u और v जो हमारा पैरामीटर होता है, ये u और v, तो u की जगह पर हम क्या करते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेते हैं और v की जगह पर हम क्या करते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटा लेते हैं। मतलब हमारा जो दो पैरामीटर होता है उनमें से एक क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और एक क्या है जनरलाइज्ड मोमेंटा, तो उसका जो इक्वल होता है हमें जो i और j हमारा इंडाइसेस होता है उसके टर्म में हमें क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन मिलता है। ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन होता क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको हम थोड़े से यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टर्म के लिए, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी जो है अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और एक जनरलाइज्ड मोमेंटा है जो हमने पैरामीटर u और v की जगह पर यूज़ किया है। तो यदि हम इसका क्या करेंगे, हम इसका लैग्रांज ब्रैकेट लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये क्यू आई पी जे और ये पी जे क्यू आई, ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म हमने अभी पिछले जस्ट देखा तीसरे प्रॉपर्टी में कि ये जो हमारा जो Q और P ये जो होता है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इस कारण इसका वैल्यू 0 होता है। तो ये हमने लिया था अभी पिछले, ठीक है, प्रॉपर्टी में कर्ली Q के अपॉन कर्ली P जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि P जे और Q के एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब P और Q क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसका वैल्यू 0। तो यहाँ पर कर्ली Q के अपॉन कर्ली P जे, ठीक है, Q के में P जे के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। कर्ली क्या डिनोट करता है, चेंजेस को डिनोट करता है, तो ये 0 चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो ये 0। और कर्ली P के अपॉन कर्ली Q है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो ये टर्म 0 हो गया। अब देखिए जो दूसरा टर्म बचा है वो क्या है, कर्ली Q के अपॉन कर्ली Q आई, और ये कर्ली Q के अपॉन, हाँ ये वाला कर्ली P के अपॉन कर्ली P जे। अब ये जो होता है, ठीक है, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है हमारा, उसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब चेंजेस हमें निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेल्टा फंक्शन जो ऊपर वाला टर्म रहता है उसको हम पहले लिखते हैं k लिखते हैं, और जो नीचे वाला टर्म रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं i लिखते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा के आई जो चेंजेस को ही बताता है, ठीक है। अब ये कर्ली P के अपॉन कर्ली P जे, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के जे। अब ये हमने लिखा क्या है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं क्या किया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया मेरा। अब इसकी जगह पर मैं इतना लिख देता हूँ और इसकी जगह पर इतना लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा हो गया समीशन के डेल्टा के आई इंटू डेल्टा के जे। अब ये डेल्टा आई जे आया कैसे, इसको हम देखेंगे। पहले आप इसका नोट से बनाना चाहें तो ये देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो हमारा डेल्टा के आई है, ये हमारा, ये हमने लिखा है, जस्ट इसको मैं फिर से लिख दिया हूँ के आई ये, और ये डेल्टा के जे ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है, यदि मैं डेल्टा आई जे ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन लूँ तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसका जो ये इंडाइसेस होता है आई जे, ये क्या होता है, फ्री इंडाइसेस होता है। मतलब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ डेल्टा जे आई, ठीक है, इसके इंडाइसेस क्या होते हैं, फ्री होते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के कंडीशन में, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है, तो ये मैंने इसके लिए यहाँ पर लिख दिया है डेल्टा के आई इक्वल टू डेल्टा आई के। इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, फ्री इंडाइसेस होता है वो, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के जे इक्वल टू डेल्टा जे के। इस तरह से क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन का ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डेल्टा के आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई, ये लिखा है वैसे ही, इक्वल टू इसको मैं डेल्टा के आई को ये भी लिख सकता हूँ कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी आई, क्योंकि डेल्टा के आई क्या बताता है, जो उसमें वेरिएशन हो रहा है उसमें बता रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं, मतलब डेल्टा के आई इक्वल टू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई भी लिख सकता हूँ, डेल्टा के आई इक्वल टू मैं कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी आई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा के आई का वैल्यू 0 कब होता है, यदि के इक्वल नॉट आई होगा, और 1 कब होगा, जब के इक्वल टू आई होगा। मतलब जब
के और आई बराबर हो जाएंगे, के इक्वल टू आई लिख दूँ तो ये क्यू आई अपॉन क्यू आई तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई ये क्या हो जाएगा, 0 होगा यदि जो है के और आई जो है इक्वल ना हो। तो देखिए कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई इक्वल टू कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी आई, ये तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये जनरलाइज्ड मोमेंटम में वेरिएशन को बता रहा है और ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में वेरिएशन को बता रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा के आई इक्वल टू ये भी होता है और डेल्टा के आई इक्वल टू ये भी होता है। क्यों? क्योंकि कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी आई 0 होगा, कब? जब k इज नॉट इक्वल टू आई, और कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई भी क्या होगा, 0 होगा जब k इज नॉट इक्वल टू आई, और 1 कब होगा, जब k इज इक्वल टू आई। मतलब डेल्टा के आई इक्वल टू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई, डेल्टा के आई इक्वल टू कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी आई, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। मतलब क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के केस में क्या होगा, इसका वैल्यू इसके भी बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके भी बराबर होगा, और इसका वैल्यू जो है डेल्टा के आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आई के, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा के जे के लिए मैं लिख दिया हूँ कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी जे, ये मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इक्वल टू मैं लिखा हूँ डेल्टा के जे इक्वल टू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू जे, इक्वल टू 0 इफ के इज़ नॉट इक्वल टू जे, 1 इफ के इज़ इक्वल टू जे। अब j इक्वल टू मैं k लिख दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और k इक्वल टू यहाँ पर फिर से j लिख दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा के जे का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है, चाहे ये लूँ या ये लूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कर्ली p के अपॉन कर्ली पी जे इज इक्वल टू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू जे, क्योंकि इनमें जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखिए मेरे पास क्या है, ये वाला जो समीशन है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये इस तरह से समीशन के डेल्टा के आई इंटू, अब देखिए डेल्टा के जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे के लिख सकता हूँ इंटू डेल्टा जे के मैंने लिख दिया इक्वल टू समीशन के। तो डेल्टा के आई इक्वल टू मेरा ये है कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू आई इंटू डेल्टा जे के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा के जे है, डेल्टा जे के लिखूँगा तो फिर से ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कर्ली क्यू जे ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब डेल्टा के जे है तो डेल्टा जे के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये जे इधर आएगा तो ये कर्ली क्यू जे ऊपर चला जाएगा और कर्ली क्यू के नीचे आ जाएगा, तो ये लिख दिया हूँ जे के इक्वल टू, यहाँ पर जो जे के है इसकी जगह पर कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली क्यू के मैं लिख दिया हूँ। मतलब इसके जगह पर मैं क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल क्या होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया, तो कर्ली क्यू जे कर्ली क्यू के और कर्ली क्यू के कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे फिर से कर्ली क्यू जे अपॉन कर्ली क्यू आई, ये मिल जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा जे आई, फिर से लिख सकता हूँ, देखिए जे वाला यहाँ पर है तो जे और आई नीचे है तो उसके बाद आई। अब देखिए डेल्टा जे आई किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई जे के, तो इसको मैं डेल्टा आई जे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों जो है इक्वल कैसे हो रहे हैं, ठीक है। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के केस में क्या होता है, इसके जगह पर, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू ये भी होता है, इसका वैल्यू ये भी होता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये होता है इसका तीसरा प्रॉपर्टी। तो हमारा जो है ये, आप चाहो तो ये सब ना लिखकर डायरेक्ट यहीं पर डेल्टा आई जे लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, 1 इफ़ आई इक्वल टू जे। तो ये हमारा होता है चौथा प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि लैग्रांज का ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो वो जो है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा वो वाला भी, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।